हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के साथ बायोलॉजी क्लास 12 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह यदि बुक के माध्यम से देखेंगे तो चैप्टर क्या होगा, 4 होगा। जो यूनिट के अनुसार देखेंगे तो ये तीसरा पार्ट होगा। मैं पहले से ही पहला और दूसरा पार्ट में क्या कर चुका हूँ, यूट्यूब पे दे चुका हूँ। इसे सर्च करने के लिए LCC सिकटिया सर्च कीजिए यूट्यूब पे और वहाँ से प्ले स्टोर में जा कर के हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर। आपको मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आपके अपने भाषा के अनुसार मैं बताऊँगा। थोड़ा से ऐसे शब्द मिलेंगे जो कहीं कहीं पे मैं नहीं बता पा रहा हूँ, वो थोड़ा से मेरे से परे हैं, दूर हैं, इसलिए कि मैं उसे पूरा तोड़कर नहीं बता सकता हूँ। आप थोड़ा नेट का हेल्प ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं मैं क्लियर कर दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है। उसमें हिचकिचाहट वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे मैं अपनी ज़ुबान से कह नहीं सकता हूँ। बायोलॉजी है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं। हमारे ख्याल से जो शब्द छोड़ रहा हूँ उस शब्द का अर्थ आप लोग ऑटोमेटिक समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सिलेबस पे। और साथ साथ क्या कीजिए, आप मेरे बैठ जाइए और एक कॉपी पेन ले लीजिए और लिखने के बाद एक बार पुनः आप दोहरा लीजिए। जहाँ भी हैं वहीं बैठ जाइए और अपने जो भी दोस्त हैं, आपके मतलब जो भी दोस्त वगैरह हैं, अगल बगल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको सलाह दीजिए, बताइए कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। यूपी बोर्ड में जो पूछेगा हम उन्हीं को लेकर के आप लोगों के बीच सम्मिलित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। चलिए, बिना भाग दौड़ किए हुए, बिना परेशानी उठाए हुए, बिना फी दिए हुए हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे। देखते हैं। पहला है जनन स्वास्थ्य, यही टॉपिक हमारा भी है। चैप्टर का नाम भी क्या है, जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, आप लोग सुने होंगे परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो। क्लियर हुआ। परिवार नियोजन में मैं बता देना चाहता हूँ कि हम दो और हमारे दो यानी 4 लोगों का एक सीमित परिवार होता है। अब इस जनन स्वास्थ्य में मतलब कि एक परिपक्व अवस्था से जब शादी विवाह हो जाता है, उस अवस्था से समझ लीजिए क्या करते हैं, देखभाल करने के लिए यानी रहन सहन प्रक्रियाएं जो है, स्थिति है, गर्भ अवस्था से लेकर के जब तक बाल्य अवस्था में तक ना पहुंच जाए लड़का, तब तक उसमें क्या होता है, पालन पोषण की प्रक्रियाएं चलती है। ये जनन स्वास्थ्य में जो परिवार नियोजन है, ज़्यादातर महिलाओं को इसमें क्या किया गया है, मतलब बहुत सारे बारीकी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं क्या होती हैं, उसको अनदेखा कर देती हैं। तो इस चीज़ को वो लोग जाने क्या होता है, किस स्थिति में हमें रहना चाहिए, क्या कब मतलब कौन से समय में हमें कार्य को करना चाहिए, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो इसी का अर्थ है जनन स्वास्थ्य। चलिए देखते हैं। WHO, ये क्या है WHO, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, पूरे विश्व का स्वास्थ्य संगठन है। क्लियर हुआ। यानी पूरे विश्व क्या करता है, WHO जो है वो पूरे देश को देखभाल करता है स्वास्थ्य संगठन में कि किस देश में कौन सी बीमारी चल रही है, क्या स्थिति हो रही है, इसके अनुसार वो अपना उपदेश देता है, बताता है। तो उसी को बोलते हैं WHO। क्लियर हुआ। इसका इंग्लिश से बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्लियर हुआ। के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है, क्या अर्थ है, जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक आदि की क्या सकुशलता स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। देख लीजिए, जनन के समय यानी नए जाति के निर्माण के समय कौन कौन से पहलुएं होती हैं, कौन कौन से शर्त होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। एक शारीरिक, जो शरीर की क्या स्थिति होनी चाहिए, किस रूप में रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। भावनात्मक यानी सोच विचार कैसा होना चाहिए। क्लियर। व्यवहारात्मक, किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, इनसे कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक प्रक्रियाएं क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये सभी प्रक्रियाओं को ही क्या कहते हैं, सकुशलता स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। क्लियर हुआ, केवल पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं। हाँ, जनन स्वास्थ्य के बारे में बताता हूँ। जनन स्वास्थ्य की जो प्रक्रियाएं चलती हैं वह WHO के अनुसार ही चलती है। अब ये बता दें कि जनन स्वास्थ्य जो है या जनन स्वास्थ्य, ये WHO को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैसे, कब मनाया जाता है,
तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मैंने बताया ना, हम दो हमारे दो, सेम वही चीज़ है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? आगे चलें। चलिए, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अब क्या क्या समस्याएं हैं इनके बारे में जानेंगे। इनके क्या है? निम्नलिखित कारणों से जनन स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है। किसे किसे कारण होता है देख लेंगे। पहला, बाल विवाह। यानी बाल विवाह क्या होता है? यानी कम उम्र में शादी कर देना, पहला हो गया। आगे देख लेते हैं। दूसरा है इसमें, दूसरा, कम उम्र में बार बार गर्भधारण होना। यानी एक क्या होता है, जैसे आप लोग के समाज में बताया होगा या फिर आप लोग सुने भी होंगे कि लड़की का उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। लड़के का उम्र कितना होना चाहिए? तो 21 से 22 वर्ष होनी चाहिए, शादी की उम्र है। तो लड़की का उम्र जो 18 वर्ष से कम हो जाता है, उस रूप में कई घर वाले होते हैं परिस्थिति के अनुकूल वो लोग शादी कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वह गर्भधारण जब प्रोसेस में जब आएगी महिलाएं, लड़की स्त्री, तो क्या होगा? उसको बहुत सारे समस्याओं से जूझना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, उसे अनेक प्रकार की बीमारियां पकड़ेंगी। तो इसलिए क्या किया गया है? सरकार बताया है कि लड़की का उम्र 18 वर्ष और लड़के का उम्र 21 से 22 वर्ष होना चाहिए। क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? इस पे अनेक प्रकार के नियम कानून भी लगाए गए हैं। यदि लड़के का उम्र 21-22 से कम है तो कोई अगर जो है तो अपील कर दे तो उसको जेल हो सकता है, कुछ जुर्माने लग सकते हैं। लड़की का उम्र कम है, कोई अपील कर देगा, थाने में जाकर सूचना दे देगा, प्रशासन को सूचना दे देगा, तो उसका भी क्या होगा? उसके प्रति कानून है, कानूनी कार्रवाई होगी, उस पर कुछ ना कुछ मतलब कि जेल भी हो जाएगा, कुछ उसको भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जहाँ तक बता रहा हूँ आप ऐसा ना करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला है, अगला देख लेते हैं हम थोड़ा सी। हाँ, प्रसवोत्तर क्या होता है? जो देखभाल की कमी होती है, यानी वह अवस्था जो महिलाएं माँ बनने के रूप में आ जाती हैं, उसी को तो प्रसवोत्तर देखभाल की कमी कहते हैं। उसमें क्या होते हैं? गरीब घर के लोग होते हैं, देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। अगला है जननांगों की स्वच्छता के कारण, यानी जनन जो अंग है उसकी स्वच्छता यानी देखभाल ना करना। ये क्या है? शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर का अधिक होना। अब इनके कारण से क्या होता है, यानी कौन कौन से बीमारी लग जाता है। मैंने बताया अभी कि कम उम्र में शादी कर देंगे तो बहुत सारे बीमारी से जूझना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? शिशु मृत्यु, यानी मान लीजिए बाल्यावस्था में उसका पोषण प्रक्रिया है वो नहीं हो पाता है, उसको पोषण की आवश्यकता मतलब जितनी चाहिए उतना नहीं हो पाता है, तो अनेक प्रकार से बीमारी से जूझेगा और बच्चा क्या होगा? मर जाएगा। उसके साथ साथ क्या होता है? उसकी माँ भी मर जाती है, मृत्यु हो जाता है उसके माँ की भी। तो इससे भी समस्या आ गई। यह क्या है? ऋतु स्त्राव संबंधी समस्याओं की समझ की कमी, यानी ऋतु क्या होते हैं? मौसम, समय अनुकूल अगर वो अपने स्थिति को, अपने मतलब कि शारीरिक ढांचा को नहीं बदल पाते हैं, तभी भी क्या होती है? उनके साथ को बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जी क्या है? जनन नियंत्रण उपायों जैसी गर्भ निरोधकों संबंधी अज्ञानता, यानी गर्भ निरोधक की अवस्थाएं जब पहुंचती है तो उसमें पूर्ण रूप से महिलाओं को मालूम नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, इसकी भी कमी हो जाती है। जब जानेंगे भाई परिवार नियोजन क्या है तब तो कुछ करेंगे ना। तो सरकार की क्या किया गया है? सरकार ने ये कहा है कि इसको शिक्षा के माध्यम से बताया जाए। 10-12 साल पहले ग्रामीण में हर गांव में परिवार नियोजन की प्रक्रियाएं चलती थी। उसमें 5-10 लोग आते थे और क्या करते थे? वो अपना झाल ढोलक वगैरह लेकर आते थे, बजाते थे, गाते थे और सबको बताते थे। क्लियर हुआ? तो ही है। अगला चलते हैं। यौन संचालित रोगों से संबंधित जानकारी का अभाव तथा उपलब्ध भ्रांतियाँ, यानी भ्रमित रहते थे। यानी यौन संचालित रोगों से यानी अनेक प्रकार की, मान लीजिए कि यौन में समस्या आ जाती हैं, उससे वो लोग क्या करते थे? जानकारी नहीं होती थी, वो जानते थे कैसे हो रहा है यौन में। मान लीजिए अनेक प्रकार की समस्या आ गई, बीमारी उत्पन्न हो गई, तो वो लोग नहीं जान पाते थे, और जान जाते थे तो भ्रम में रहते थे कि ये ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा।
करें या ना करें, ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से समाज से भी इन लोगों को डर होता है, क्या पता हम बताएं समाज कैसा मानेगा, अहिंसा करेगा। तो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने, कि इसे यूपी मतलब शिक्षा के माध्यम से, अपने जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा के माध्यम से क्या किया, सबको बताने का निर्णय किया कि कैसे होंगे। तो भाई हम लोग इस समय बाल्य अवस्था में है, 17 बरिस, 16 बरिस, 15 बरिस, 18 बरिस की अवस्था में है हम लोग। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें बाल्य अवस्था में क्या होने चाहिए। हाँ, जब माँ होती है वो गर्भ धारण करती है तो किस अवस्था में होती है, कैसा होना चाहिए, किस अवस्था में गर्भ धारण करना चाहिए, ये सब चीज़ें पॉइंटली है, वीक ना हो, कमज़ोर ना हो, हमको जानने के लिए सरकार ने क्या किया, नियम बनाया और शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त कराई। क्लियर, जो हम पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। कार्य नीतियाँ, अब इनमें कार्य नीतियाँ क्या होती हैं, यानी कौन कौन से कार्य होते हैं देख लेंगे। परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया, अभी मैं बताया कि 10 से 12 साल पहले क्या होता था, गांव गांव में लोग घूम करके 10, 12, 5, 7 ऐसे लोग आते थे और नाच ढोलक बाजा, मतलब नाच की प्रक्रिया से कर सकते हैं, डांसिंग प्रोग्राम के सहारे ये लोग सबको बताते थे। क्लियर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर इन्होंने बताई कि राष्ट्रीय जनसंख्या यानी जनसंख्या बढ़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्लियर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी कैसे ग्रामीण के लोग स्वास्थ्य मिशन का कार्य करें। यहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ कि सरकार ने स्वास्थ्य नियोजन की जोड़ने के लिए शहरी योजना का भी आयोजन किया था। आप लोग पढ़ेंगे इसकी शहरी योजना क्या है। तो ग्रामीण से शहर की ओर जोड़ने के लिए क्या किया गया, मुफ्त चिकित्सक द्वारा, ये यहाँ पे गवर्नमेंट जो है मुफ्त चिकित्सक का मतलब कि साधन दिया ग्रामीणों को, और साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी सरकार द्वारा क्या किया गया, ग्रामीण से शहर ले जाने के लिए अप्रूव्ड कराया दिया। ये मुफ्त होगी, इस पे कोई आपको व्यय नहीं करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब अगला देखते हैं, शहरी परिवार कल्याण योजना। अब शहरी परिवार कल्याण योजना में क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे स्थिति थी, इसके बारे में भी। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, अभी देख रहे हैं आप लोग कि महिलाएं जब गर्भावस्था में पहुंच जाती है तो उनको भी टीका लगता है। बच्चा जब जन्म ले लेता है उसको भी टीका लगता है। तो कौन लगाया, कौन चलाया सब नियम, तो सरकार ने चलाया। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। अब जनन जो क्रियाएं हैं, यानी माँ जब अपने बच्चे को पैदा करती है उस अवस्था में, एवं बाल स्वास्थ्य यानी बच्चे को कैसे स्वास्थ्य रखना है, इन सबको क्या किया, कार्यक्रम के माध्यम से सबको बताया। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अगला है इसी में का परिवार नियोजन कार्यक्रम। सब ये टॉपिक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या था, तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में क्या हुआ, प्रारंभ किया गया था। दूसरा है, देखते हैं दूसरा, जनन स्वास्थ्य के लक्षणों की प्राप्ति हेतु यह सर्वप्रथम व बड़ा प्रयास था। यानी कहने का मतलब जनन स्वास्थ्य के लिए, यानी माँ जो गर्भ अवस्था में है वो स्वस्थ हो, बच्चा भी बचे और माँ भी बचे, तो इसके लिए क्या किया, सर्वप्रथम बड़ा प्रयास किया गया था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला देश बना, जो विश्व में पूरे विश्व में पहला नंबर था भारत, जो इसका कार्यक्रम के आधार पर बताया गया, बन गया। ये जिनसे राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य लक्षण को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। क्लियर। अगला देखते हैं चौथा, परिवार नियोजन एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था। यानी परिवार नियोजन क्यों चला गया कि इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसको भी क्या किया जाए, रोका जाए। वहीं पर तो बताया गया परिवार नियोजन में कि हम दो और हमारे दो। क्लियर हुआ। तो परिवार नियोजन की क्या चीज चलाई गई, नियम चलाया गया, कार्यक्रम चलाया गया कि हम दो और हमारे दो होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्लियर। यहीं पे भ्रूण हत्या भी आ जाती है इसमें। अगर भ्रूण हत्या में पकड़े जाएंगे, कोई मतलब सूचना दे देता है, तो उनको भी क्या करेगा, सरकार जुर्माना लगाएगा और सजा भी देती है। तो इसी के लिए चलाया गया है। 6 नंबर है, सन 1977 से लेकर 78 के मध्य, यानी उसके बाद इनके मध्य के पश्चात, यानी 77-78 के बाद परिवार नियोजन जो चल रहा था उसको बदल दिया गया नाम, और उसके बाद से क्या किया गया, दोबारा नाम दिया गया। कौन सा नामकरण किया गया, परिवार कल्याणकार कार्यक्रम, यानी परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम को दिया गया, यानी नाम चेंज कर दिया गया। क्लियर हुआ। ये
1977-78 तक चला। उसके बाद से परिवार नियोजन को क्या नाम दिया गया था? तो परिवार कल्याण कार्यक्रम नाम दिया गया था। अब देखते हैं अगला है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या था, क्यों ये चलाया गया, देखेंगे क्यों। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, क्यों था? पहला है शिशु व गांव के स्वास्थ्य की देखभाल करना। यहाँ पे वह होगा, गांव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो शिशु जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो शिशु जो होते हैं स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए कि बच्चे के किसी प्रकार की बीमारी ना हो, उसी लिए तो टीकाकरण किया जाता है। तो हमें टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। क्लियर, छोटे बच्चे लोगों को। दूसरा है शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर की कमी को। जब कहने का मतलब कि इसको कमी कैसे करेंगे, तो माँ जो होती है, जो लड़की होती है, उसका उम्र 18 वर्ष हो जाए, यानी वो अपने शरीर से परिपक्व हो जाए, यानी पूर्ण अवस्था में उसकी कोशिकाएं हैं वो मतलब कि परिपक्व हो जाए, अपनी पूर्ण अवस्था में चली जाए, तब उसका शादी विवाह हो। तो क्या होता है, उसके आने वाला नए जात और खुद माँ क्या होते हैं, दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए शिक्षा का माध्यम द्वारा ये बताया गया, तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और माँ भी स्वस्थ रहेंगी। तीसरा क्या है, इसमें देख लेते हैं। तीसरा है जनसंख्या स्थितिता यानी नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण को भी इसमें काबू किया गया। मैंने बताया हूँ अभी कि जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से बताया जाएगा या ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम चलाया जाएगा, तो इस पर क्या होगा, जनसंख्या में भी नियंत्रण होगी, जनसंख्या में भी कमी होगी। क्लियर, आगे चलते हैं। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की कार्यनीति। अब कार्य करने की नीतियाँ कैसी थी, 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। पहला है विद्यालयों में जनन अंगों से संबंधित जानकारी, यानी मैंने क्या बताया कि क्यों सरकार दिया है कि बच्चे लोग जो है 15, 16, 17 अवस्था में है, तो उम्र के अनुसार इन लोगों को ज्ञान प्राप्ति होती है। अब इनको जानना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए, मैंने क्या बताया आप लोगों को, विद्यालयों में जनन अंगों से संबंधित जानकारी व यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। इस शिक्षा का माध्यम से ये बताया जा रहा है कि सरकार ने ये चलाया कि जो भी बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हो, सबको क्या इस बात की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है श्रव्य दृश्य। श्रव्य दृश्य क्या होता है, ऑडियो विजुअल। देखिए लिखा भी है ऑडियो विजुअल, यानी आप लोग टीवी देखते हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं, इसको श्रव्य दृश्य कहा जाता है। माध्यमों तथा मुद्रित प्रचार सामग्री की सहायता से सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं को प्रति जागरूकता के उपाय किए जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब कि श्रव्य दृश्य यानी ऑडियो विजुअल जो माध्यमों के द्वारा अथवा मुद्रित प्रचार, यानी कुछ पैसे भी दे करके सरकार द्वारा इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता के उपाय किए जा रहे हैं। अर्थात गैर सरकारी यानी कहीं पे ऐसा लिखा होता है कि नोट ध्यान दीजिए या ये करना गलत है, आप तो देखे होंगे, ऐसा सर्किल बना होता है और उस पर क्या क्रॉस का चिन्ह लिखा होता है, फट से दिमाग जाता है, वो रेड कलर का होता है। तो इस प्रकार से भी सरकार ने इन पहलुओं को लागू कराया। क्लियर, आगे चलते हैं। जनमानस को अनियंत्रित संख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं से अवगत कराना, यानी कहने का मतलब जनमानस क्या है, जनमानस। अब इसका मतलब हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि, अनियंत्रित जनसंख्या, जो मतलब कि जिनके बच्चे 3, 4, 5 हो रहे हैं, इनको क्या हुआ या हुए हैं, उनको वृद्धि से होने वाली समस्याओं से अवगत कराना, यानी इनको बताना कि आप इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, आगे चलकर आपका भविष्य खराब हो जाएगा। ठीक है, यानी खाने पीने के जो वस्तु है वो उचित मात्रा में नहीं मिल पाएगा, पढ़ने में भी लिखने के लिए जितने खर्चे पड़ रहे हैं ये भी नहीं हो पाएगा, यानी इन सभी समस्याओं को बता रहा है सरकार। क्लियर। चौथा क्या है, चौथा देख लेते हैं थोड़ा सा माध्यमिक करके बड़ा करके। हाँ, चौथा ये बता रहा है कि विवाहित जन्मक्षम
यानी जो नक्षम होता है, यानी जन्म के समय की विवाहित जन्म नक्षम, यानी जब विवाह किया जाए तो उसके अंदर जन्म देने की क्षमता हो, यानी परिपक्व तो हो चुका है। जोड़ों तथा विवाह योग्य, जो विवाह करने के योग्य है, इस आयु वर्ग के अन्य सभी लोगों को सभी उपलब्ध गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी दें तथा गर्भवती माँ को देखभाल करें। प्रसव के बाद माँ अपने और शिशु उचित देखभाल तथा स्तनपान के महत्व संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। अर्थात कहने का मतलब कि जब लड़कियों की शादी की जाती है वो उसका योग्य होना चाहिए, यानी 18 वर्ष लड़की होनी चाहिए और 21-22 वर्ष का लड़का होना चाहिए। इस आयु के जो भी व्यक्ति हैं उनको क्या करना चाहिए, गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करानी चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती महिला को देखभाल भी करना चाहिए। प्रसव के बाद, यानी जब बच्चे पैदा होते हैं उस समय शिशु की उचित देखभाल तथा स्तनपान के महत्व संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, यानी किस प्रकार से कब उनको दूध पिलाना है इसके बारे में भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। RCH की कार्य योजनाओं में लिंग परीक्षण जैसे उल्लंघन या एम्बियोसेटेसिस आदि पर व्यापक प्रतिबंध शामिल है। अर्थात कहने का मतलब कि RCH ये किस लिए होता है, ये महिलाओं के जो बच्चे मतलब कि डिलीवरी के समय बच्चे की नर है या मादा है इसको जांचने के लिए किया जाता है। तो ये बताया गया है लिंग परीक्षण जब कराया जाता है, यदि करवा लेते हैं या कराने जाते हैं तो भी क्या है, दंडनीय अपराध है, नहीं करा सकते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको उसका जन्म देना है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। उलव निधन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है, भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूण कला एमनियोन पाई जाती है तथा भ्रूण इस भ्रूण कला से ढकी व तरल से भरी हुई गुहा में स्थित होता है। इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। यानी भ्रूण के चारों ओर, क्लियर, मैं कल का बताया हूँ भ्रूण के बारे में, यानी पिछला वीडियो में मैं दे चुका हूँ कि भ्रूण क्या है, उसका फिगर बनाया था। तो इनकी अम्नियोन पाई जाती है, इनके ऊपर क्या है, अम्नियोन पाई जाती है जो कोशिकाओं से बनी होती है तथा भ्रूण इस भ्रूण कला से ढकी हुई तरल से भरी होती है। यानी तरल पदार्थ, समझ रहे हैं, तरल यानी बहाव जो जल के समान होता है, जल जैसा होता है, पानी जैसा होता है, से भरी एक गुहा में स्थित होता है। इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। क्लियर हुआ? यानी भ्रूणीय कोशिका भी मिलता है, उसमें उपस्थित होता है। आगे चलते हैं। दूसरा है उलवभेदन विधि में एक सिरिंज की मदद से, यानी एक सिरिंज की मदद से तरल की कुछ मात्राएं एमनियोटिक गुहा से निकाल ली जाती है। यानी भ्रूण में कुछ ऐसे मतलब तरल पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं जो क्या होता है, बच्चों के लिए हानिकारक होता है, उसे सुई यानी इंजेक्शन के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं, डॉक्टर निकाल लेते हैं। तीसरा है इस तरल में निलंबित कोशिकाओं के गुणसूत्रों की जांच से भ्रूण की किसी विकृति का पता लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। चूँकि यह जांच गुणसूत्रों पर आधारित है अतः इसे भ्रूण के लिंग का पता भी लगा सकते हैं या लग जाता है। क्लियर? मतलब कहने का मतलब कि इस तरल में निलंबित कोशिकाओं, यानी कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो बाहर की तरफ निकल जाती हैं, उभरी सी हो जाती हैं, ठीक है, जो गुणसूत्रों की जांच से भ्रूण की किसी विकृति का पता लगाया जाए, यानी उस कोशिकाओं से भ्रूण के अंदर की जितनी भी समस्या है उसे पता लगाया जा सकता है। क्योंकि यह जांच गुणसूत्रों पर आधारित होता है, यानी गुणसूत्रों पर आधारित होता है। गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो बताइए कितना होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इससे भ्रूण के लिंग का पता भी लग जाता है कि भ्रूण की क्या मतलब की स्थिति है, कैसा है, उसके अंदर बच्चा है या बच्चा है तो लड़का है या लड़की है, इसको हम लोग पता लगा सकते हैं। इस तकनीकी का भ्रूणीय लिंग की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या के प्रयोग में भी किया जाता है। इसी वेन्स के द्वारा, इसी नस के द्वारा भ्रूण हत्या भी की जाती है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। नोट कर लेंगे पॉइंट, सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक चैप्टर पूरा का पूरा वीडियो आपको दे रहा है। आप 45 मिनट क्लास लेते हैं तो 2 टॉपिक 3 टॉपिक निकलता है, मैं 1 घंटे के क्लास में पूरा का पूरा आपका चैप्टर ही दे रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस पर आप निर्धारक रहिए, आप पढ़िए ध्यानपूर्वक।
जब कुछ करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। पांचवा है, अतः अब इस विधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह परीक्षण प्रायः गर्भकाल के 16वें से 10वें सप्ताह में किया जा सकता है। यानी 16वें, मैंने कि 16 दिन से अधिक और 10 सप्ताह के पहले ही किया जा सकता है। यदि जांच कराना है तो बंद कर दिया गया है, लेकिन जांच करवाना है तो 16 दिन के बाद और 10 सप्ताह के पहले किया जा सकता है। अगला है जनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां। शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी हुई। जब ये विधियां अपना दी गई, ये तौर तरीके अपना दिए गए, तब क्या क्या हुए हैं कि शिशु के भी जान बच गए और माँ का भी जान बच गया। कब? जब इनकी परिपक्व अवस्था में शादी हुआ तब। लोगों ने छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ किया, यानी दो हम और हमारे दो। क्लियर। तीसरा है चिकित्सा सहायक प्राप्त, प्रसवों की संख्या में वृद्धि हुई। क्लियर हो रहा है, यानी चिकित्सक द्वारा जो सहायता मिलनी चाहिए वह प्रसवों की संख्या में वृद्धि मिली, यानी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित ना हुआ, यानी इनको कम समय में डिलीवरी करवाएं तो उसमें दिक्कत होता है, परेशानी आती है, वो क्या हुआ, वो कम हो गया बिल्कुल। चौथा है बद्ध दंपतियों की जांच तथा उनके संतान पैदा करने के अवसर बढ़े। क्लियर हुआ, यानी उनके समय के अनुकूल वो लोग संतान पैदा कर सके, तो इसका क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई, यानी लोग शिक्षित हो गए। उसके बाद हम भी तो शिक्षित हो रहे हैं ना, हमको भी जानकारी चाहिए। यौन संबंधी रोगों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अब जनसंख्या विस्फोट क्या है, यानी अधिक जनसंख्या। परिभाषा कौन सा देख लेते हैं। जनसंख्या विस्फोट अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि कम समय में अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर लेते हैं लोग, वही तो जनसंख्या विस्फोट है। यानी हम दो हमारे चार, क्या हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया। परिभाषा के अनुसार आपको बता दिया हूँ कि अपेक्षाकृत यानी आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से यानी समय के अनुकूल, ऐसे कह सकते हैं। अपेक्षाकृत मतलब समय के अनुकूल, कम समय में हुई जनसंख्या में वृद्धि जो तीव्र गति से हो रही है उसमें विस्फोट कहते हैं। क्लियर। हमारे देश की जनसंख्या स्वतंत्रता के समय लगभग 40 करोड़ थी, अब कितनी है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तथा यह बढ़कर सन 1981 में 70 करोड़ हो गई। 2011 के जनगणना के अनुसार कितना, यानी लगभग पहुंच गया था कितना, 1,20,000 के आसपास पहुंच चुका था। 120 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी। 2021 में लगभग, वही तो बताया हूँ, 120 करोड़ या 21 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी। विश्व भर में भारत चीन के बाद जनसंख्या में पूरे दूसरे स्थान पर है, यानी विश्व भर में भारत जो है चीन के बाद ही है, यानी चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, दूसरा नंबर पे भारत है। मैं बता दे रहा हूँ, इस समय जनगणना जो कराया जा रहा है, इस समय देख रहे हैं तो वह 140 करोड़ के लगभग में पहुंच चुके हैं हम लोग। क्लियर, पूरी जनसंख्या जो है। अब चलते हैं अपना आगे देखते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, क्यों बढ़ रही है जनसंख्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ तो पढ़ा ही दिया हूँ, कुछ आप लोग को अनुमान लगा ही सकते हैं। बिल्कुल, जनसंख्या विस्फोट के कारण निम्नलिखित है। क्या है, मृत्यु दर में आई निरंतर कमी, यानी कम लोग मर रहे हैं। मातृ मृत्यु दर में कमी, माता भी जो है गर्भाते समय मर जाती थी वो बच जा रही हैं, यानी उससे भी जनसंख्या विस्फोट हो जा रहा है। शिशु मृत्यु दर में कमी हो गया, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी अनेक प्रकार की जो भी बीमारियां हो रही हैं उसके लिए सरकार क्या किया है, टीकाकरण का काम कर दिया है, सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं ताकि क्या हुए, आदमी सुरक्षित रहे, जीवित रहे। चौथा है जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, यानी जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। जनन के बारे में बता चुका हूँ। आगे चलिए, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिकटिया जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से पढ़ाए जाते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं LCC सिकटिया, SIKATIA, बिल्कुल सही। आप धैर्य बना कर रहिए, पढ़िए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो चैप्टर को 25 दिन 1 महीना में पढ़ते हैं हम उसे 1 घंटे में कवर कर रहे हैं, इतना सोच कर चलिए। चलिए चलते हैं आगे। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम क्या है इसको देख लेते हैं।
शिक्षा व्यवस्था की समस्या, यानी जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तो भाई वो तो जनसंख्या बढ़ेगी ही। रोजगार की समस्या, जब रोटी रोजगार नहीं मिलेगा तब समझ सकते हैं कि कैसे विस्फोट होगा, दुष्परिणाम होगा, यानी समय से उसको चिकित्सक के पास नहीं ले जाएंगे, उसका पैसे नहीं हमारे पास हो पाएंगे। अरे समझ में, जब पैसा नहीं होगा तो हम दवा कैसे कराएंगे, ये भी कारण है, दुष्परिणाम है। निर्धनता, पैसे की ना होना। खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या, यानी खाने पीने की समस्या। हमें भोजन करना है तो शुद्ध भोजन करना है, जिससे क्या हो, पोषण मिले, और उसमें हम पिछड़ जाते हैं, कमी पड़ जाती है हमारे अंदर, तो भी यह समस्या है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, यानी इस समय हर गांव के ब्लॉक पे हैं ये चिकित्सक बन गया है सरकारी गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन पहले क्या था, ऐसा नहीं था। यानी कहने का मतलब कि अगर गंभीर बीमारी हो जाती थी तो जिला अस्पताल पे ही ले जाया करता था, या फिर मंडल पे जाइए, यानी जहाँ पहले की स्थिति थी, पहले का समय था। लेकिन इस समय क्या है, गांव-गांव में क्या मेडिकल की व्यवस्था कर दी गई है। यानी कुछ ऐसे भी गांव अभी भी मैं देखा हूँ कि जहाँ पे बहुत कम मात्रा में है, वहाँ पे जैसे आंगनबाड़ी वाली जो भी औरतें हैं, इनका सहयोग करती हैं। तो कितने लोग होते हैं कि कुछ दवा पे मतलब रखे हैं घर पे ही, वो लोग इलाज कर देती हैं। लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं कि नहीं रखते हैं, वो लोग डायरेक्ट कहाँ ले जाते हैं, ब्लॉक पे लेकर चले जाते हैं, अपने तहसील पर लेकर चले जाएंगे, या फिर डिस्ट्रिक्ट पर लेकर चले जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। इसको पढ़ते चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय, यानी नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम, यानी उसको नियंत्रण का मतलब क्या, यानी उसको कमी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार है। यानी इसके लिए सरकार ने दवाई का भी प्रयोग कराया है, यानी दवाई भी दे रही है, उसके साथ बहुत सारे वस्तु उपयोग में लाने के लिए कहा है कि भाई पुरुष या स्त्री दोनों के लिए है, आप देख सकते हैं, जाकर मार्केट से खरीद सकते हैं। आगे चलिए। इसमें कहा गया है छोटा परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देना, यानी जिनका परिवार में, यानी जिनके बच्चे, समझेंगे, अगर मान लीजिए हम हैं तो हमारे 2 बच्चे हैं, तो इनको सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ क्या प्रोत्साहन राशि दी जाती है, या कुछ ना कुछ व्यवस्था दी जाती है। अभी फ़िलहाल अपने यहाँ ग्राम पंचायत में जो प्रधान के पद होते हैं, मुखिया के पद होते हैं, उनके लिए आया था, गवर्नमेंट सरकार ने उत्तर प्रदेश के लागू किया था कि जिनके 2 बच्चे हैं वही सिर्फ इलेक्शन लड़ सकते हैं, यदि 3 हैं तो वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, उनका नामकरण नहीं किया जा सकता है। अभी फिलहाल बीते हुए दिनों की बात है। क्लियर हुआ? तीसरा है शिक्षा व्यवस्था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? पहले दूर दूर स्कूल हुआ करते थे, अब क्या है, बहुत नज़दीक नज़दीक स्कूल हैं, इनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। चौथा है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देना। अब परिवार कल्याण संबंधी, यानी परिवार कल्याण की जो संबंधी कार्यक्रम है उनको देखना, जो वो लोग बताएं उस पर क्या करना, उनके नियम को हम लोग भली भांति समझें, उसका उपयोग करें ज़िंदगी में, जो ऐसा बताएंगे वैसा हमको करना चाहिए। तो परिवार कल्याण योजना जो भी चला है वो हम लोगों के लिए चला है, ताकि देखें अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं तो बिल्कुल कम पढ़ी लिखी हैं, पुरुष तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए हैं। अब जो पीढ़ी चल रही है, जो हम लोग का समय चल रहा है, हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकार का दायित्व तो दे रहा है, सरकार अपना ये बता रहा है कि कक्षा 8 तक, 1 से 8 तक क्या मुफ्त शिक्षा प्राप्त करो, खाने पीने को भी दे रहा है, हर चीज़ व्यवस्था सरकार उठा रही है। तो यह क्या बताया गया है, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, यानी देखिए, उनको प्रोत्साहन कीजिए, कहिए कि वाह अच्छा लगा, जो भी चीज़ें हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कर सकते हैं। आगे चलते हैं। गर्भ निरोधक, ये क्या है, रोकथाम के लिए किया जाता है कि हम 2 हमारे 2, यानी कि हम 2 हमारे 4, इसके लिए रोकथाम। तो गर्भ निरोधक समझ सकते हैं। एक उत्तम गर्भ निरोधक में निम्नलिखित गुण होनी चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? यह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए, यह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए। कारगर मतलब क्या, कि जो भी कार्य करें वो सही हो, ये ना कि गलत हो जाए, परिणाम उसका गलत निकले।
यह प्रयोग में सरल होनी चाहिए, यानी आसान तरीका से होना चाहिए। ये ना कि किसी को गर्भ निरोधक वाली कार्य करें या फिर दवा पानी जो भी खिलाएं उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। तीसरा है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बता चुका हूँ। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला क्या है, होने वाला होना चाहिए, यानी बहुत सरल से हो जाए, दिक्कत परेशानी ना हो। क्लियर हुआ? हमें आशा है, विश्वास है कि आप लोगों को क्लियर स्पष्ट होता होगा। गर्भ निरोधकों के प्रकार, अब कैसे प्रकार है इसको देखेंगे। पहला है, वर्तमान में बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधकों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यानी अलग अलग मतलब कि भागों में बांट दिया गया है। दूसरा है, प्राकृतिक विधियां हैं, कुछ प्राकृतिक विधियां हैं जैसे गर्भ निरोधक के प्रकार में आ जाएंगे। तीसरा है, रोकथाम की व्यवस्था, यानी कैसे इसको रोकना है, ये तो प्राकृतिक द्वारा भी है, आप लोग बहुत सारे चीज़ जानते भी होंगे। चौथा, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ जो गोलियों के द्वारा रोकी जाती हैं। ये चीज़ मैं बताने वाला था, ये बता भी दिया गया है, लिख भी दिया गया है। क्लियर? कुछ ऐसे शब्द है मैं कह नहीं पा रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए प्लीज। पांचवा, शल्य क्रिया विधियाँ, ये क्या है, बंध्याकरण है, जिसमें नसों को बांध दिया जाता है। क्लियर? यानी स्त्री और पुरुष चाहे जिसको नसबंदी कराना हो वो सकता है, इसमें कुछ सरकार उसको पैसा भी देती है नसबंदी कराने पे। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक विधियां क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में तो पढ़ा हूं, थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पे। यह प्रक्रिया अंड तथा शुक्राणु के मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कार्य क्या किया जा रहा है, कार्य करती है। इसमें निषेचन को रोका जा सकता है, निषेचन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। यानी मान लीजिए कि अंडाशय और शुक्राणु के मिलने से जो रोकने की सिद्धांत है, यानी दो लिंगों को रोकने का जो सिद्धांत है, उसी को तो निषेचन के रोका जाता है, उसी को निषेचन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो इनको रोकथाम के लिए किया जाता है। यह निम्न तरीके से की जाती है। कैसे? पहला, बाहरी क्या है, रसखलन विधि। बाहरी रसखलन विधि क्या है, इस प्रक्रिया में मैथुन के द्वारा पुरुष वीर्य रसखनन से पहले ही शिश्न को मादा के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये समझ सकते हैं, थोड़ा से शब्द को मैं नहीं समझा जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा शब्द है, आप समझ सकते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया में मैथुन की क्रिया समझ लीजिए के दौरान पुरुष वीर्य जिन अंदरों मतलब कि हमारे लिंग में वीर्य बनते हैं, तो रसखलन से पहले ही शिश्न को मादा के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा है अवधिक समस्या, संगमैन जिसे बोलते हैं। इसमें एक दंपति मासिक चक्र के 10 या 17वें दिन के बीच मैथुन नहीं करना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 10 से 15 या 11, 12 यानी 10 के बाद 15 से पहले बीच में मैथुन की क्रिया नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 17 दिया है, चलिए कोई बात नहीं, 15 कर लेंगे आप लोग। 10 से 15 के बीच मैथुन की क्रिया नहीं होनी चाहिए, यानी निषेचन का कार्य नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब कि स्त्री और पुरुष को मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दौरान गर्भधारण के बहुत अधिक अवसर होते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि इस समय गर्भधारण के बहुत ही क्या होते हैं, अधिक अवसर मिलते हैं, यानी चांसेस होते हैं। आगे देख लेते हैं। स्तनपान अवस्था चक्र क्या होता है? प्रसव पश्चात माँ जब तक शिशु को स्तनपान कराती है, यानी प्रसव पश्चात माँ जब शिशु को स्तनपान कराती है, तब ऋतुस्राव चक्र या अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता है। यह विधि लगभग 6 माह तक कारगर मानी गई है। प्रसव पश्चात यानी जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय स्तनपान कराती है माँ, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता है, यानी उसके शरीर में, यानी कहने का मतलब कि जब बच्चे पैदा हो गए हैं ऐसा समझ लेंगे, तो कहा जाता है कि लगभग 1 साल तक उनके अंदर अंड बनने की प्रक्रिया नहीं होती है, और निषेचन करने के पश्चात भी नहीं बनेगा। यह विधि लगभग 6 माह तक कारगर मानी गई है। 6 माह बताया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ लगभग 9 माह
कि मैं तो 12 माह बताया हूँ, मैं कहीं पढ़ा था 12 माह के लिए, लेकिन 6 माह यहाँ मिला है। चलिए मैं इसको सही करता हूँ, 6 माह तक। क्लियर हुआ? कम से कम 6 माह, आधे से अधिक 9 माह, यानी 6 से 9 माह, 9 माह भी कह सकते हैं कि 9 माह तक उनके अंदर अंड बनने की कोई संभावना नहीं होती है। क्लियर? अगला है रोधक विधियाँ। इस विधि में किसी भौतिक अवरोधक का प्रयोग करके नर तथा मादा युग्मक को मिलने से रोक दिया जाता है। रोधक विधि है यानी भौतिक अवरोधक का प्रयोग करके, यानी कोई ना कोई उस पर भौतिक क्या होता है, भौतिक प्रक्रिया कि जो मनुष्य अपने शरीर हाथों कला से किया रहता है और वहाँ पे नर और मादा को मिलने से रोक देता है, इसी क्रिया को रोधक विधि कहते हैं। क्लियर? आगे चलिए। अब रोकने के लिए क्या क्या विधियां हैं थोड़ा सा देख लेंगे एग्जाम्पल, यानी कोई ना कोई विधि होता है। अब उसे नर और मादा रोक लेते हैं, फिर भी अगर आपस में मतलब कि निषेचन की घटना या परिस्थिति आ जाती है, उस अवस्था को रोकने के लिए क्या करते हैं, या तो कंडोम का इस्तेमाल करेंगे या डाइफ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ये नर और मादा दोनों के लिए मार्केट में उपस्थित है। गर्भाशयी युक्तियाँ क्या होती हैं? अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ यानी अंदर की गर्भाशयी युक्तियाँ क्या होती हैं? तो गर्भाशयी युक्ति को गर्भाशय में जोड़ दिया जाता है, जो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगवाया जाता है। यह युक्ति निम्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? औषधि रहित अंतः गर्भाशय युक्तियाँ, ताबा मोचक IUN युक्तियाँ, हार्मोन मोचक IUN युक्तियाँ। यानी कहने का मतलब कि गर्भाशय युक्तियाँ जो होती है, जो गर्भाशय होने से रोक दिया जाता है, यह प्रक्रिया जो होती है यह औषधि के माध्यम से भी होता है, यानी जड़ी बूटी के माध्यम से होता है। ताबा मोचक IUN युक्तियाँ के द्वारा भी होता है और हार्मोन मोचक IUN के माध्यम भी हो जाता है। आगे देखेंगे। चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग। चैप्टर जितना आसान है उतना मैं खुलकर बता भी नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। गर्भ निरोधक गोलियाँ क्या होती हैं? यह एक विशेष प्रकार की गोलियाँ होती है जिसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का संगठन होता है, यानी एक दूसरे से मिले होते हैं। यह गोलियाँ प्रायः मादा द्वारा 21 दिनों तक लगातार दी जाती है तथा शेष 7 दिनों तक अंतराल रखा जाता है। इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज ही खाना होता है। यह गोलियाँ हैं एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को शरीर में बढ़ा देता है, जिससे आवर्त चक्र प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इस गोली को खिलाने से क्या होता है, यानी उसके जो महिलाओं के चक्र वो आता है, जैसे मासिक चक्र, उसमें कोई प्रकार का क्या होता है, दिक्कत परेशानी नहीं होती है। जैसे इसके लिए कौन कौन सी गोलियां हैं, जैसे मालाडी है और सहेलिया सिरप करके आता है। क्लियर? इसको पिलाने से किसी प्रकार के नुकसान नहीं होगा। आगे चलते हैं। शल्य प्रक्रिया क्या है देख लें। शल्य क्रिया विधि, यह विधि उन लोगों में कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते हैं, वही नसबंदी वाला। क्लियर हो रहा है? जिसको शल्य क्रिया विधि बोलते हैं। इस विधि को बंध्याकरण भी कहते हैं, नसबंदी। क्लियर हुआ? यह विधि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। क्लियर हुआ? कितने लोग मतलब करा चुके हैं और करा भी सकते हैं कि उनको 2 हो गए, अब तीसरा नहीं चाहिए। इसके लिए बंध्याकरण प्रक्रिया को पुरुषों में शुक्रवाहक उच्छेदन तथा महिलाओं के लिए डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन कहा जाता है। यानी डिंब जहाँ पर अंडाशय बनते हैं उसको बांध दी जाती है, और पुरुषों में जहाँ पर शुक्रवाहक होते हैं उनको बांध दिया जाता है। अगला है, इन नसबंदी कराने के लिए सरकार कुछ ना कुछ मुआवजा भी देती है। आगे देखते हैं। सगर्भता का चिकित्सीय क्या समापन, यानी इसे बोल सकते हैं आप लोग MTP। क्लियर? चलिए। गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही दंपति की इच्छा से गर्भ को खत्म करने की प्रक्रिया को चिकित्सीय सगर्भता समापन या प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। सगर्भता चिकित्सीय समापन को भारत सरकार ने विशेष परिस्थितियों में ही वैध माना है। जैसे पहला है स्त्री की इच्छा से सगर्भता, यानी
स्त्री की इच्छा से सगर्भता, यानी स्त्री चाही तो वह गर्भ हो गया, अगर नहीं चाही तो नहीं हुआ। ये किस पे? स्त्री पर निर्भर होता है। दूसरा, गर्भ निरोधक साधनों के असफल होने का कारण सगर्भता, यानी कोई विधि अपनाई है और उसमें फिर भी क्या होता है, फिर भी मतलब डिलीवरी की संभावना हो जाती है। तीसरा है अनचाहा गर्भावस्था, यानी नहीं चाह रहे थे फिर भी गर्भावस्था हो गया। बलात्कार, यानी बलात्कार क्या है? बलात्कार हुआ, आप लोग समझ ही रहे हैं कि बलात्कार की प्रक्रिया जो दिल्ली में कांड हुआ वो बलात्कार वाला हुआ, उन लोगों को फांसी दे दिया गया। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार ने एमटीपी के दुष्प्रयोग को रोकने के लिए सन 1971 में एमटीपी कानून की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसी कारण लिंग परीक्षण पर रोक लगा दिया गया था और कन्या भ्रूण हत्या पर भी नियंत्रण बना दिया गया था, जिस पर अनेक प्रकार के जुर्माने भी है और क्या है, आप जेल भी खट सकते हो, जेल में रह सकते हो। प्रथम तिमाही तक गर्भपात कराना सुरक्षित रहता है, यानी प्रथम 3 तिमाही तक, यानी प्रथम से लेकर 3 माह तक गर्भपात कराना सुरक्षित रहता है। क्लियर हुआ? चलते आगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। यौन संचारित या लैंगिक संचारित रोग, अब रोग क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है, उन्हें यौन संचारित या लैंगिक संचारित रोग कहा जाता है। इन्हें यौन रोग या गुप्त रोग भी कहा जाता है। क्लियर? इस समय युवाओं में बहुत सारे समस्याएं आ रही है, क्योंकि वे, देख लीजिए एक बार परिभाषा को समझ लीजिए। वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, यानी जब नर और मादा से एक से दूसरे को क्या होते हैं, जब संचालित किया जाता है तो उन्हें यौन संचारित या लैंगिक संचारित रोग कहा जाता है। क्लियर हुआ? इन्हें यौन रोग या गुप्त रोग भी कहा जाता है। बहुत सारे समस्याएं हैं जिनका डॉक्टर बैठे हुए हैं। आगे, जीवाणु द्वारा क्या है, एसटीडी क्या होता है, जो जीवाणु द्वारा होता है, देखेंगे। जैसे सुजाक, सुजाक क्या है, यह रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। सुजाक रोग नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से फैलता है। ये सुजाक होता है, जो क्या होता है, मूत्र त्याग के समय जलन की, यानी जलन होने लगता है, तो इसको सुजाक बोलते हैं, यानी सूजन हो जाना। ये किसके कारण होता है, तो नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? यानी सुजाक बीमारी क्या है, तो यह एक प्रकार का मूत्राशय से जलन होने लगता है, इसको सुजाक बोलते हैं। दूसरा है सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस यौन संचारित रोग होता है। सिफिलिस रोग ट्रेपोनेमा पेलिडम जीवाणु द्वारा होता है। यह क्या होता है, तो जननांगों पर घाव होना, यानी फोड़े बन जाना। ठीक है, एक किस जीवाणु से होता है, नाम याद रख लेंगे, तो ट्रेपोनेमा पेलिडम। क्या है? ट्रेपोनेमा पेलिडम। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला है विषाणु द्वारा एसटीडी, जैसे एड्स पर बन जाता है आपका, विषाणु द्वारा एसटीडी। ये एसटीडी पूछ लेगा यूपीएमएसपी, हाँ यूपीएमएसपी द्वारा बोर्ड जब पूछेगा तो बोलेगा कि एसटीडी क्या है, यानी वह विषाणु द्वारा क्या फैलाता है, तो यह एड्स फैलाता है, हेपेटाइटिस फैलाता है, जेंटल वाट्स फैलाता है। इसको पढ़ लेंगे, एड्स विषाणु द्वारा होता है। यह रोग प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता है, जिसे एड्स को एचआईवी नाम विषाणु से होता है। यह निरंतर ज्वर और मांसपेशियों में दर्द रहता है, इस बीमारी का लक्षण है। क्लियर हुआ? हेपेटाइटिस क्या होता है, यह भी एक विषाणु जनित रोग होता है। यह रोग एचबीवी नामक जीवाणु से होता है। इसमें क्या होता है, तो पेट दर्द होता है, जी मचलाना आदि होता है। क्लियर हुआ? हेपेटाइटिस में। आगे चलते हैं। जेनिटल वाट क्या है, यह रोग ह्यूमन पोपिलोमा वायरस द्वारा होता है। इसका लक्षण क्या है, पुरुषों के शिश्र व स्त्रियों के लेविया योनि व गर्भाशय में मत्स्य बन जाते हैं, जिससे वो गर्भ धारण में बहुत दिक्कत करता है। उसके लिए क्या दवा ववा चलता है। क्लियर हो रहा है? कुछ सुने भी होंगे आप लोग। आगे चलते हैं।
बंध्यता क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बंध्यता के बारे में, यदि कोई दंपति गर्भ धारण नहीं कर पाता, यदि कोई दंपति गर्भ धारण नहीं कर पाता तो उसे बंध्यता अथवा बांझपन कहा जाता है। बंध्यता का मतलब बांझपन, क्लियर, यानी उसमें मांसें जब हो जाएंगी, अंदर बैठ जाएंगे, वो गांठें पड़ जाती हैं तो बांझपन का शिकार बन जाते हैं। क्लियर हुआ, चाहे पुरुष चाहे स्त्री दोनों में हो जाता है। कुछ विशेष तकनीकी जैसे सहायक जनक प्रौद्योगिकियां द्वारा बंध्यता को सही किया जा सकता है। किसके द्वारा, कुछ विशेष तकनीकी जैसे, यानी दूरबीन लेंस द्वारा, उसमें मतलब कि ऐसे टेक्निक है कुछ डॉक्टर करते हैं कि जो दूरबीन के द्वारा ही उनका चिकित्सक किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। पहले देखेंगे परख नली शिशु, जो शिशु जहाँ पे अंडाशय बनने का कार्य होता है भ्रूण से। इस विधि में शुक्राणु और जीवाणु के मध्य निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर जैसी ही परिस्थितियों में ही शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है। इस विधि में पत्नी या दाता स्त्री के अंडाणु तथा पति व दाता पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर के निषेचन कराया जाता है, जिससे जाइगोट या युग्मनज का स्थानांतरण पत्नी में कर दिया जाता है। यानी जांच करने के बाद ही दोनों आदमी को अब फिर से स्त्री के अंदर डाल दिया जाता है कि ये इसके योग्य है कि नहीं है। कहीं कि हो जाता है किसी में फॉल्ट, दोनों लोग स्वस्थ रहते हैं, फिर भी किसी किसी में क्या होता है कि एक बीमारी लग जाती है, उसको बोलते हैं परख नली शिशु। केवल समझते चलेंगे, हेडिंग याद रखेंगे। युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, ये क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह उन महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है लेकिन निषेचन तथा भ्रूण में बदलाव में सक्षम होते हैं। होता तो सब चीज़ है लेकिन अंडा से नहीं बन पाते हैं। इसमें दाता स्त्री के अंडाणु को स्त्री के अंडवाहिनी से स्थानांतरित किया जाता है या कर दिया जाता है। मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी मतलब कि ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं, प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, एक तरीक़ा से हम लोग जानने के लिए पढ़ रहे हैं। और छोड़िए, मैं भूल गया कुछ चीज़ें, कुछ याद आई थी। अगला देखते हैं, तीसरा अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। ये क्या होता है, इसे शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। क्लियर, आगे चलिए। कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है, यानी कृत्रिम वीर्य निषेचन बोलते हैं, जिसको सेचन बोला मतलब शॉर्टकट में लिखा गया है। तो वीर्य निषेचन यानी कृत्रिम, यह विधि उन नरों में उपयोग की जाती है यानी पुरुषों में जो प्राकृतिक रूप से स्त्री की योनि में वीर्य नहीं पहुंचाते यानी पहुंच नहीं पाते हैं, जिनके वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं। पुरुषों के लिए इस विधि में पति या स्वस्थ दाता के वीर्य को स्त्री के योनि या गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। किसके माध्यम से, चिकित्सक के माध्यम से। पांचवा है सरोगेट माँ। अब सरोगेट माँ कैसी होती हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन तो होता है किंतु कुछ कारणवश भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता है, तो उस अवस्था में स्त्री के अंडाणु व उसके पति के शुक्राणु का कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है। यानी कृत्रिम बाहरी वातावरण से, यानी डॉक्टर पास जाएंगे इलाज करने के लिए तो खुद कराएगा अपने सामने, अपने मतलब थ्रू, जो कृत्रिम है। ठीक है, भ्रूण को 32 कोशिकाएं अवस्था में किसी दूसरी इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। इस स्त्री को सरोगेट माँ कहते हैं। ऐसे भी होता है कि स्त्री पुरुष अगर ये सही हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेते हैं, तो डॉक्टर दूसरे व्यक्ति का यानी नर का वीर्य निकाल करके और उनके स्त्री में भ्रूण में डाल दिया जाता है, जिसे हम लोग सरोगेट माँ बोलते हैं। माँ तो होती है लेकिन सरोगेट होते हैं, यानी दूसरे किसी के बीच से उत्पन्न करके बच्चे को पालन पोषण कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। बस यही हमारा लास्ट टॉपिक रहा इतना तक। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिकटिया जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से चलाए जाते हैं। अब मेरा जहाँ तक मानना है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में देखें हमारे वीडियो को और लाइव भी बने। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा यूनिट 2 का सेकेंड पार्ट होगा। मैं यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूँ। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।